हाँ जी, जय जिनेन्द्र। गाइस, आई एम अनुराग जैन फ्रॉम दीप ज्ञान क्लासेस। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेसन 19 चल रहा है, ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन। और इस चैप्टर के अंदर हम नियरली सारी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है अबाउट कॉस्टिंग, और उसके बाद मेनली मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो जी हम थ्योरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आपके मॉड्यूल से कवर कर चुके हैं, एक एक लाइन कवर कर चुके हैं, और हमें स्टार्ट करना है अब मार्जिनल कॉस्टिंग से। यहां से मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाइए जी। मार्जिनल कॉस्टिंग देखिए, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, राइट। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम कॉस्ट को अगर डिवाइड करना चाहे, क्लासिफाई करना चाहे, तो हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो जी कॉस्टिंग में तो सारी कॉस्ट कवर की जाती है, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट है चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट है। सारी कॉस्ट को कंसीडर करने के बाद ही तो हम अपना प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन देखिए, अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अटैच करना मुश्किल हो जाता है, किसी भी प्रोडक्ट से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होती। मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, एक इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेके चलते हैं जहां रेंट पे करना होता है। अब रेंट हमेशा मंथली पे करना होता है, ये क्या होगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, एक मिनिमम बिल तो हर मंथ पे करना ही करना है, राइट। तो जो वो मिनिमम हर मंथ हमें पे करना है मंथली, वो क्या है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। सैलरी है, स्टाफ की सैलरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उसकी सैलरी, जैसे रिसेप्शनिस्ट है, ऑफिस बॉय है, इन सब की सैलरी मंथली पे करनी ही होती है। ये क्या है फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। ये ऐसी कॉस्ट है जो किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए नहीं खर्च की जा रही। ये ऐसा एक्सपेंस है जिसे स्पेसिफिक किसी बैच के लिए नहीं खर्च किया जा रहा, बल्कि ये तो ओवरऑल एक्सपेंस है ना, पूरे बिजनेस का एक्सपेंस है, राइट। तो इसको हम डायरेक्टली किसी स्टूडेंट, किसी बैच, किसी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम टीचर फीस की बात करें और हम कहते हैं जी टीचर लेगा 2000 रुपीज पर स्टूडेंट, अगर हम बुक्स की बात करें, बुक्स हैं, नोट्स हैं, तो हम कहते हैं जी ये लगेगा 500 रुपीज पर स्टूडेंट। अब ये कौन सी कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये ऐसी कॉस्ट है जो स्पेसिफिक स्टूडेंट से एसोसिएटेड है, अटैच्ड है, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट को हमें पर स्टूडेंट अपोर्शन करना पड़ता है, अप्रोप्रिएट करना पड़ता है कि भैया अगर टोटल रेंट है हमारा 50,000 रुपीज पर मंथ, इलेक्ट्रिसिटी बिल है 20,000 रुपीज पर मंथ, सैलरी है 30,000 रुपीज पर मंथ, तो जी ये 1 लाख रुपीज पर मंथ का जो फिक्स खर्चा है, ये लेट से 50 स्टूडेंट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये पर स्टूडेंट नहीं है, 50 स्टूडेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है इसे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं।
खर्चा किस लिए हो रहा है? कहता है स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए। लेकिन क्या स्टूडेंट्स के ऊपर ये खर्चा डायरेक्टली हो रहा है? द आंसर इज नो। पर ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसे हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। ये खर्चा डायरेक्टली स्टूडेंट के ऊपर हो रहा है, राइट। हमें एग्जैक्टली पता है कि भैया 2500 रुपए हर स्टूडेंट के ऊपर ये तो खर्च होना ही होना है। उसके अलावा कहता है उसके अलावा जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है इसका जितना भी पोर्शन पर स्टूडेंट डिवाइड किया जाएगा। अगर 50 स्टूडेंट है तो जी 2000 रुपीज पर स्टूडेंट। अब ये तो सिंपल सा एग्जांपल है, बट एक्चुअल में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। अगर हम किसी फैक्ट्री की बात करें जहां ए बी सी डी 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, अब जी हर प्रोडक्ट का हमें ये क्लियर होता है कि मटेरियल कितना लग रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर, हमें ये क्लियर होता है कि इस प्रोडक्ट में लेबर कितनी लग रही है। लेकिन जिस फैक्ट्री में चारों प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उस फैक्ट्री का रेंट कोई प्रोडक्ट वाइज थोड़ा ना जा रहा है, रेंट तो हमें इकट्ठा पे करना पड़ रहा है। उस फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रोडक्ट वाइज थोड़ा ना जा रही है, ये तो हमें एक साथ पे करनी पड़ रही है। तो जी कितना रेंट किस प्रोडक्ट के खाते में डाला जाए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी किस प्रोडक्ट के साथ दिखाई जाए। अगर हमें हर प्रोडक्ट का एग्जैक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट हर प्रोडक्ट की बनानी है, हर प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो इसको प्रॉपरली अपोर्शन करना जरूरी है, अप्रोप्रिएट करना जरूरी है, राइट। जो कि काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है जी टास्क को सिंपल करते हैं और क्यों ना कॉस्टिंग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे की जाए। किसके बेसिस पे? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाए, फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाए। तो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हम कहेंगे कि जी कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? कहता कंट्रीब्यूशन ये हो गया, कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट ऐड कीजिए, सेल्स, राइट। तो सबसे पहली चीज आपको क्या दिमाग में रखनी है? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वी कंसीडर only variable cost, we completely ignore fixed cost। पहले ये 2 लाइनें याद रखिए अपने दिमाग में, ये थंब रूल है। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वी कंसीडर ओनली वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को हम कंसीडर ही नहीं करते। अब आप कहेंगे सर ये तो गलत है, अगर हमें एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की, तो सारी कॉस्ट कंसीडर की जानी चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट भी कंसीडर की जानी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट भी कंसीडर किया जाना चाहिए, और जो प्रॉफिट हम अर्न करना चाहते हैं उस प्रॉफिट को कंसीडर किया जाना चाहिए, तभी तो हम सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे। अगर हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो हम इनकम्प्लीट कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, मार्जिनल कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान के चलते हैं जी मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, रेंट कितना है जी? ध्यान से देखिएगा, 50,000 रुपीज पर मंथ। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है जी मेरा? लेट्स से 20,000 रुपीज पर मंथ। फिर जी स्टाफ सैलरी लेट्स से 30,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। उसके अलावा अदर एक्सपेंस हो जाते हैं, पानी का है, इधर का है, उधर का है, मार्केटिंग का है, लेट्स से सब मिला के मार्केटिंग प्लस अदर एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है।
उसके अलावा जी टीचर्स की फी है, टीचर को जो पैसा देना है, लेट्स से 2000 रुपीज पर स्टूडेंट। और नोट्स, बुक्स, लेट्स से 500 रुपीज पर स्टूडेंट। ठीक है जी। अब मान के चलते हैं कि 3 मंथ्स के अंदर हमारा बैच कंप्लीट होगा, तो 3 मंथ का रेंट, 3 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, 3 मंथ का स्टाफ सैलरी, 3 मंथ की मार्केटिंग एक्सपेंस, राइट। 1,50,000, 60,000, 90,000, 1,50,000, कितना हो गया ये? 4,50,000। ठीक है, मान के चलते हैं जी 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कैपेसिटी 60 स्टूडेंट्स की है। मतलब हम 60 स्टूडेंट्स तक क्लास में बिठा सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास सिर्फ 50 ही स्टूडेंट्स हैं। हम चाहे तो 10 स्टूडेंट्स को और क्लास में बिठा सकते हैं, बट आए नहीं। कितने स्टूडेंट्स आए हमारे इस बैच में? 50 स्टूडेंट्स आए। तो सारा खर्चा जो है 50 स्टूडेंट्स में डिवाइड होगा। तो हमने कहा जी ये 4,50,000 रुपीज को 50 स्टूडेंट्स में डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 9,000 के अराउंड ये आ गया हमारे पास। उसके बाद 2,500 रुपीज पर स्टूडेंट जो टीचर की फीस है, नोट्स है, बुक्स है, वो भी। तो जी 11,500 ये पर स्टूडेंट हमारा एक्सपेंस आ गया। ठीक है जी। अब ये जो हमने कॉस्ट निकाली, इसके अंदर हमने सारी कॉस्ट कवर करी, फिक्स्ड कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्या किसी भी स्टूडेंट को हम 11,500 से कम फीस में एंटरटेन करेंगे? अगर हम इससे कम फीस में एंटरटेन करेंगे तो बेसिकली हमारी जेब से पैसा जा रहा है, लॉस होगा हमें, राइट। लेकिन मेरे पास एक एनजीओ आता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो एक एनजीओ आता है और कहता है जी देखिए हम ना स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, स्टूडेंट्स की कोचिंग स्पॉन्सर करते हैं। हमारे पास 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीएस करना चाहते हैं और आप सीएस की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। क्या आप हमारे इन 10 स्टूडेंट्स को एंटरटेन करेंगे? लेकिन हम इतनी फीस नहीं दे पाएंगे। एनजीओ ने कहा हम 11,500 रुपीज पर स्टूडेंट नहीं पे कर पाएंगे, हम तो मैक्सिमम 5,000 रुपीज पर स्टूडेंट पे कर पाएंगे। देख लीजिए, अगर आपको 5,000 रुपीज पर स्टूडेंट के बेसिस पर इन 10 स्टूडेंट को कोचिंग प्रोवाइड करनी हो तो बता दीजिए, राइट। अब हमें डिसीजन लेना है, लेकिन ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भैया जो टोटल कॉस्टिंग है पर स्टूडेंट वो तो 11,500 रुपये है। लेकिन एक्चुअल में चाहे हम इन 10 स्टूडेंट्स को टीच करें या ना करें, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी जेब से जाएगी ही जाएगी। चाहे हम बिजनेस करें ना करें, चाहे हम कोई बैच रन करें ना करें, चाहे हमारे बैच में एक भी स्टूडेंट हो या ना हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी जेब से जाएगी ही जाएगी। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कहता है पर स्टूडेंट बेसिस पर है। अगर स्टूडेंट होगा तो टीचर की फीस देनी पड़ेगी, अगर स्टूडेंट होगा तो नोट्स और बुक्स का खर्चा होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट नहीं होगा तो ना टीचर की फीस देनी पड़ेगी, ना नोट्स और बुक का खर्चा होगा, राइट।
तो हमने सोचा देखो भाई, चाहे हम इन 10 स्टूडेंट्स को एंटरटेन करें या ना करें, ये फिक्स कॉस्ट तो जेब से जाएगी ही जाएगी ना। लेकिन अगर हम इन 10 स्टूडेंट्स को एंटरटेन करते हैं, इनके नाम के हमें 5000 रुपीज़ पर स्टूडेंट मिलेगा, और टीचर को देना पड़ेगा प्लस बुक्स का जो खर्चा होगा वो होगा 2500 रुपीज़ पर स्टूडेंट। मतलब ये 2500 रुपीज़ पर स्टूडेंट हमें फिर भी बचेगा, हमें फिर भी क्योंकि अगर हम टीच नहीं भी करेंगे तो फिक्स कॉस्ट तो हमारी जेब से जाएगी जाएगी, रेंट तो देना ही पड़ेगा, बिल तो देना ही पड़ेगा, स्टाफ की सैलरी तो देनी पड़ेगी, राइट। तो हमने कहा कि देखिए जी, अगर हम ओवरऑल देखें तो एक और स्टूडेंट को अगर हम एंटरटेन करते हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, अगर हम एक और स्टूडेंट को एंटरटेन करते हैं या इन 10 स्टूडेंट्स को एंटरटेन करते हैं, तो अपनी जेब से 10 स्टूडेंट्स के नाम के 2500 रुपीज़ पर स्टूडेंट, जो ये वेरिएबल कॉस्ट है, टीचर को देने हैं, नोट्स है, बुक्स है, उसके नाम का, वही 25,000 रुपये जाएगा। मतलब 2500 रुपीज़ पर स्टूडेंट जाएगी। और आ रहा है हमारे पास 5000 रुपीज़ पर स्टूडेंट। कुछ ना कुछ बच ही रहा है ना, अपनी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा, कुछ ना कुछ बच ही रहा है हमें, राइट। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, जहां पर हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। यहाँ पर हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, ओवरहेड्स को कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं कि भैया उस प्रोडक्ट पे, उस सर्विस पे क्या कॉस्ट डायरेक्टली लग रही है, क्या जो कॉस्ट उस प्रोडक्ट, उस सर्विस पे लग रही है वो रिकवर हो रही है। तो जो उसके ऊपर जो भी मिलेगा कुछ ना कुछ मिल ही रहा है ना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो जेब से जानी ही जानी है, राइट। दिस इज मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर हम डेफिनेशन देखें मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कहता है जी देखिए, आपके पास ऑलरेडी 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर 10 और स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं एडिशनल, दस और स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, तो जी क्या कॉस्ट बैठेगी उन 10 स्टूडेंट्स की। हमने कहा 25,000 पर स्टूडेंट क्या बैठेगी, हमने कहा जी 2500 रुपये, राइट। तो 2500 रुपये क्या है, कहता है मार्जिनल कॉस्ट। मतलब कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल वन मोर प्रोडक्ट। जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, उसके अलावा अगर एक और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक और यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट, राइट। The price to manufacture a second unit of the output is known as marginal costing। मतलब जो एडिशनल यूनिट है, एक और यूनिट, ठीक है जी। सिंस मार्जिनल कॉस्ट एड्स इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन that is the most effective for manufacturing process, it is a crucial topic in cost accounting। कैसे डिटरमाइन करता है मार्जिनल कॉस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हमने कहा जी देखिए, एक इंस्टीट्यूट खोल के बैठ गए हम कि जी रेंट तो 50,000 रुपये पर मंथ जाना ही जाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो 20,000 रुपीज़ पर मंथ जाना ही जाना है, स्टाफ की सैलरी तो 30,000 रुपीज़ पर मंथ जाना ही जाना है, मार्केटिंग के ऊपर, अदर खर्चों के ऊपर 50,000 रुपये पर मंथ लगना ही लगना है। मतलब ये 1.5 लाख रुपए पर मंथ तो लगना ही लगना है। अब चाहे हम एक भी स्टूडेंट को टीच ना करें, चाहे हम एक भी बच्चे को एंटरटेन ना करें, फिर भी हमारी जेब से ये तो जाना ही जाना है, राइट। उसके अलावा हमारे पास 2500 रुपीज़ पर स्टूडेंट, कहता है जो टीचर्स की फीस है प्लस
बुक्स और नोट्स के नाम का ये भी जाना ही जाना है। तो क्या हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहां पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। कैसे? कहता है जी जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, जितनी भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि हमें बिल्कुल क्लियर होता है कि जी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को बहुत क्लियरली सेग्रीगेट किया जाता है, अलग किया जाता है। अब जी वेरिएबल कॉस्ट तो हमें पता ही है 2500 पर स्टूडेंट। उसके अलावा कहता है जी हमें स्टूडेंट से इतने और निकालने हैं। कितने निकालने हैं? कहता है कंट्रीब्यूशन। क्या निकालना है हमें? ये तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, प्लस हम चाहते हैं जी 50,000 रुपये पर मंथ का हमें प्रॉफिट भी हो। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 2 लाख का। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 2 लाख का। तो जी हमें ये पता है ये तो वेरिएबल कॉस्ट तो निकालनी ही निकालनी है पर स्टूडेंट जो खर्चा होना है, उसके अलावा 2 लाख रुपए और निकालने हैं। ये क्या है? कहता है प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। राइट। तो जी ये जो कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है इसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। अगर हमें लगता है 50 बच्चे आ सकते हैं, 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो ये 4,000 रुपये पर स्टूडेंट हो गया। अगर हमें लगता है 100 बच्चे आ सकते हैं तो जी 2,000 रुपये पर बच्चा हो गया। हमें लगता है 200 बच्चे आ सकते हैं तो जी 100 रुपये पर बच्चा हो गया और 1,000 रुपये पर बच्चा हो गया। राइट। हमें लगता है कि भाई हम पर बच्चा 2,500 रुपये ये वेरिएबल कॉस्ट तो लेनी है, प्लस 5,000 रुपये और ले सकते हैं। मतलब हम पर स्टूडेंट इजीली 7,500 फीस चार्ज कर सकते हैं। अगर हम अपना कोचिंग जो फी है वो 7,500 रुपीज़ रखते हैं तो बच्चे आ जाएंगे। राइट। तो जी 5,000 रुपये कंट्रीब्यूशन में अगर हम कंसीडर करें और 2 लाख का टोटल कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए, तो जी सिर्फ 40 बच्चे 40 स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। तो क्या हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं क्या लेवल ऑफ प्रोडक्शन? इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है। भाई 40 स्टूडेंट्स चाहिए हमें, अगर हम इतनी फीस की बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि भैया बच्चा सिर्फ 6,500 रुपीज देगा, इससे ज़्यादा हम बच्चे से चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो जी अब हमें कंट्रीब्यूशन में सिर्फ 4,000 रुपये रिकवर कर पाएंगे हम कंट्रीब्यूशन में, और सिर्फ 4,000 रुपये रिकवर कर पाएंगे तो कम से कम अब कितने बच्चे चाहिए? कहता है अब कम से कम 50 स्टूडेंट्स चाहिए, तब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या होना चाहिए? कम से कम मिनिमम। ये किससे फाइंड आउट कर पा रहे हैं हम? मार्जिनल कॉस्टिंग से, क्योंकि हमने क्या सेग्रीगेट कर दिया है? कहता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को सेग्रीगेट कर दिया है, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को सेग्रीगेट कर दिया है। राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था एनजीओ का, अगर मैं टोटल कॉस्ट लेके चलता तो टोटल कॉस्ट हमारे एग्जांपल में पर स्टूडेंट 11,500 रुपये आ रही है, और मुझे मिल रहे हैं एनजीओ से सिर्फ 5,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट। अगर मैं कंप्लीट कॉस्टिंग के बेसिस पर डिसीजन लूँ तो मैं कहूँगा नहीं भैया हम इतने कम रेट पर कोचिंग नहीं दे पाएंगे, हम इतनी कम फीस पर कोचिंग नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को दिमाग में रखते हुए डिसीजन लूँ तो मैं कहूँगा ठीक है यार कुछ तो बच ही रहा है ना,
जेब से तो नहीं जा रहा ना भाई, हम पढ़ाएं इन्हें या ना पढ़ाएं, फिक्स कॉस्ट तो जेब से जाएगी ही जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के बाद अगर कुछ बच रहा है तो कंट्रीब्यूट ही तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट हो ही रहा है ना, राइट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करने में हेल्पफुल नहीं है, बल्कि इवन प्राइस को डिसाइड करने में भी हेल्पफुल है, इवन डिसीजंस को लेने में भी हेल्पफुल है, और वो भी सिंप्लीफाइड डिसीजंस, या मैं कहूँगा डिसीजंस इन सिंप्लीफाइड मैनर। चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करने में हेल्पफुल है। अगर हम इस चक्कर में पड़ेंगे भैया कितनी ओवरहेड्स है, कितने फिक्स्ड कॉस्ट है, फिर उनको एक एक कॉस्ट को एक एक स्टूडेंट को अपोर्शन करने में टाइम वेस्ट करेंगे, यार ये वाला बैच तो 3 घंटे चलता है, वो वाला बैच 2 घंटे चलता है, तो आप रेंट सेम कैसे पर बैच डिवाइड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू टाइम डिवाइड करो। इस वाले बैच में तो 1 टीचर आता है, उस वाले बैच में 2 टीचर आते हैं, तो जी आप इस हिसाब से स्टाफ की सैलरी अकॉर्डिंग टू टाइम डिवाइड करो, राइट। तो बड़ा जैसे कहते हैं ना दिक्कत वाला काम हो जाता है और काफ़ी टफ हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को अप्रोप्रिएट करना, अपोर्शन करना। अगर हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट देखें, ओहो भाई तुम ये देखो सिर्फ कि पर स्टूडेंट जेब से कितना लग रहा है फिलहाल जी, 2000 रुपये टीचर का लग रहा है, 500 रुपये बुक का लग रहा है, 2500 रुपये पर स्टूडेंट लग रहा है। चलो 2500 से ऊपर जो भी आ रहा है कुछ ना कुछ तो बचेगा ही ना, राइट। तो ईजी हो जाता है कि एक्सेप्ट करे डील या ना करे, डिसीजन लेना आसान हो जाता है, राइट। तो एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो भी हमारी करंट प्रोडक्शन चल रही है, जो भी हमारी करंट मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, इसके अंदर अगर एक और यूनिट प्रोड्यूस किया जाए तो उसकी क्या कॉस्ट है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मतलब प्राइस टू मैन्युफैक्चर एडिशनल सेकेंड यूनिट, राइट। आ जाइए जी, इट इज एस्टिमेटेड बाय एस्टिमेटिंग द कॉस्ट इनकर इवन इफ जस्ट 1 मोर यूनिट इज प्रोड्यूस्ड। जैसे आपके यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि जी वेरिएबल कॉस्ट तो 25 रुपीज़ पर यूनिट है, और फिक्स्ड कॉस्ट सारी यूनिट्स की मिलाकर जो भी फैक्ट्री की फिक्स्ड कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है, राइट। मान के चलते हैं अगर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, कहना 25 इंटू में 10,000 2,50,000, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट ये है कितने यूनिट्स की, कहता है जी 10,000 यूनिट्स की। अगर एक और यूनिट प्रोड्यूस करे तो कहता है फिक्स कॉस्ट तो उतनी लगनी है, 25 रुपये जो वेरिएबल कॉस्ट है वही एडिशनल लगेगी। अगर हम एक और यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, कहता है फिक्स कॉस्ट तो वही है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 25 रुपये बढ़ जाएगी, तो 3,50,000 की जगह 3,50,000 25 रुपये। तो एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, 25 रुपीज विच इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपके मॉड्यूल में ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने बहुत कम थ्योरी देकर डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है, इलिस्ट्रेशंस देकर। उसके बाद इन्होंने हमें दे रखा है नीड फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग, और आई थिंक जितनी भी हमने अभी तक डिस्कशन करी है उससे आपको पता चल गया होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली में किस लिए ज़रूरी है, ताकि हम ये डिसीजन ले सके कि एक और बच्चा अगर हम बैच में ले तो किस प्राइस पर लिया जा सकता है। सामने वाला इतनी फीस नहीं दे सकता, कम फीस दे सकता है, बाकियों से तो हमने 12,000 रुपये चार्ज करे हैं, ये बच्चा लेकिन सिर्फ 6,000 रुपये दे सकता है, तो क्या इसे एंटरटेन करें या ना करें। यार वेरिएबल कॉस्ट तो सिर्फ इसके ऊपर 3,000 रुपये की लग रही है, 6,000 रुपये आ रहे हैं, रूम में टेबल खाली है, चेयर खाली है, इसे भी बिठा दे, टीचर के और नोट्स के नाम के 3,000 रुपये लगेंगे, बाकी 3,000 तो इंस्टीट्यूट को बचेंगे, राइट। तो बहुत जरूरी है क्या फाइंड आउट करना, व्हाट विल बी द एडिशनल कॉस्ट ऑफ ईच एडिशनल यूनिट, सो दैट वी कैन डिटरमाइन द प्रॉफिट। कैसे,
कहता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप से। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप क्या है? कहता है जी अगर हम इतना वॉल्यूम निकालते हैं तो कितनी कॉस्ट लगेगी और हमें क्या प्रॉफिट होगा। अगर हम इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस करते हैं तब कितनी कॉस्ट लगेगी और हमें क्या प्रॉफिट होगा। और अगर एक और बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या कॉस्ट आएगी, फिर हमारा प्रॉफिट क्या होगा। दिस इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, राइट। मतलब कितनी सेल्स करने से क्या तो हमारी इस सेल्स के लेवल पर क्या तो हमारी कॉस्ट होगी और क्या हमारा। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहां पर कहा था कि भैया 60 स्टूडेंट्स को बिठाने की जगह है, 60 स्टूडेंट्स को बिठाने की जगह है। एट प्रेजेंट 50 स्टूडेंट्स बैच में है। एनजीओ जो आया था हमारे पास, उन्होंने कहा जी 10 स्टूडेंट्स हमारे एंटरटेन कर लो, 5000 रुपीज पर स्टूडेंट की फीस देंगे। हमने कहा चलो जी भेज दो। तो जब 10 स्टूडेंट्स और ऐड हो गए तो हमारे पास अब 60 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, रूम में 60 स्टूडेंट्स ही बिठा सकते थे, बैच फुल हो गया। अब जी 3 स्टूडेंट्स और आते हैं हमारे पास 3 स्टूडेंट्स और आते हैं। वो कहते हैं सर हमें भी 5000 रुपीज के अकॉर्डिंग कोचिंग प्रोवाइड कर दीजिए। मैंने कहा भैया आपको तो 5000 रुपीज के अकॉर्डिंग कोचिंग नहीं प्रोवाइड की जा सकती। उन्होंने कहा ये एनजीओ के स्टूडेंट्स को भी तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा भैया उस वक्त हमारे पास स्पेस अवेलेबल था बैच में, अब स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। अब आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट करना पड़ेगा। न्यू बैच का मतलब न्यू एक्सपेंसेस। हमने टीचर से बात करी कि भाई 3 और बच्चे हैं, आप इवनिंग बैच स्टार्ट कर दीजिए। टीचर ने कहा भैया 3 बच्चों के को अगर मैं टीच करने आऊंगा तो मैं कोई 2500 रुपीज पर स्टूडेंट थोड़ा ना लूंगा। 50 बच्चों को 60 बच्चों को टीच कर रहा हूं तो मैं 2500 रुपीज पर स्टूडेंट ले रहा हूं। लेकिन 3 बच्चों को टीच करने के लिए स्पेसिफिकली आऊंगा तो मैं कम से कम 30,000 लूंगा 3 बच्चों के नाम के, मिनिमम 30,000 प्लस 3 बच्चों के नाम के कहता है 500 रुपये पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बुक्स नोट्स का खर्चा, मतलब कम से कम भी 31,500। उसके अलावा कहता है कम से कम 500 रुपये पर स्टूडेंट और एक्सपेंस हो जाएगा। भाई अगर इवनिंग में भी बैच चलेगा तो उस वक्त भी लाइट, पंखे, इलेक्ट्रिसिटी सब चीज़, राइट। तो मैंने कहा भैया कम से कम 11,000 रुपये पर स्टूडेंट अगर आप पे करने को तैयार हो तो हम आपको एंटरटेन कर सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हो। मतलब मैं इन्हें इवन 10,000 में भी टीच करने से मना कर दूंगा, क्योंकि इनके ऊपर जो कॉस्टिंग लग रही है, डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूं, जो इनके ऊपर लग रही है वो भी 11,000 रुपीज है पर स्टूडेंट। अगर मैं इससे कम में इनको टीच करूंगा, इनको एंटरटेन करूंगा इंस्टीट्यूट में, तो मुझे लॉस होगा प्रॉफिट होने की बजाय। जबकि 10 स्टूडेंट्स को सिर्फ 5,000 रुपीज पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एंटरटेन करने में भी प्रॉफिट हो रहा था, राइट। तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग किस लिए रिक्वायर्ड है? टू असर्टेन द प्रॉफिट। कैसे? कहता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप डेटा से। भाई कितना हम प्रोड्यूस करेंगे, ये तो वॉल्यूम हो गया, तो जी क्या कॉस्ट पड़ेगी, कितना प्रॉफिट होगा। कितना हम प्रोड्यूस करेंगे तो क्या कॉस्ट पड़ेगी, कितना प्रॉफिट होगा, राइट। हाँ जी, इन मार्जिनल कॉस्टिंग ध्यान दीजिए, प्रॉफिट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन एज सेल्स व्हेन डायरेक्ट कॉस्टिंग इज इन यूज।
अब जी मार्जिनल कॉस्टिंग को हम डायरेक्ट कॉस्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वी कंसीडर ओनली वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्टली हम ट्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जनरली, राइट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को हम डायरेक्ट कॉस्टिंग बोलते हैं, और डायरेक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट अगर आपको कहा जा रहा है तो मान के चलिएगा दे आर टॉकिंग अबाउट मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो प्रॉफिट असर्टेन करना आसान हो जाता है, और प्रॉफिट ना अफेक्ट नहीं होता किससे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस से। कहता है रेंट चाहे 50 की जगह 60,000 भी हो जाए, अगर हम सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं तो हम रेंट को इग्नोर कर देंगे ना, हम तो सिर्फ क्या देखेंगे, टीचर की फीस देखेंगे, बुक्स और नोट्स का खर्चा देखेंगे, जो स्टूडेंट के ऊपर डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है हम सिर्फ उसे देखेंगे, ना कि हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ गया जी, रेंट बढ़ गया जी, मार्केटिंग एक्सपेंस कम हो गए या ज़्यादा हो गए। कहता है इन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करेंगे तो प्रॉफिट असर्टेन करना आसान हो जाता है, मान के चला जाता है कि भैया मैनेजमेंट को डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, ये काम करना है या नहीं करना है, राइट। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर हमने सिर्फ क्या कंसीडर किया, हमने सिर्फ वो एक्सपेंस कंसीडर करे जो कि डायरेक्टली उन 3 स्टूडेंट्स पर लगाए जाते हैं। हमने ना रेंट कंसीडर किया, ना हमने स्टाफ की सैलरी कंसीडर करी, कुछ भी कंसीडर नहीं किया। हमने सिर्फ टीचर की फीस कंसीडर करी, हमने सिर्फ बुक्स कंसीडर करे, और हमने डायरेक्ट वो खर्चे कंसीडर करे, इलेक्ट्रिसिटी और एक्सपेंस जो डायरेक्टली उन स्टूडेंट के ऊपर लगेंगे, उनकी वजह से एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को इसलिए डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहा जाता है, ठीक है जी। कहता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड इनकम स्टेटमेंट इन द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर्म फॉलो मैनेजमेंट्स थिंकिंग मोर क्लोजली, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, सारी कॉस्ट को कंसिडर ना करते हुए सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर, और जब इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, कहता है जनरली मैनेजमेंट को आसान होता है ये फाइंड आउट करना कि भैया लॉस है या प्रॉफिट है वो किस वजह से है, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से या मार्जिनल कॉस्ट कम या ज़्यादा होने की वजह से, राइट। The impact of fixed cost on profit is emphasized. इजीली पता चल जाता है कि भैया प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट का कितना बड़ा हाथ है या लॉस में फिक्स्ड कॉस्ट का कितना बड़ा हाथ है। हम साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पर कि भैया हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग कितनी आ रही थी, 2500 रुपीज़ पर स्टूडेंट। हम कितना चार्ज कर रहे हैं, कहता है हम जी 12,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट चार्ज कर रहे हैं, तब भी लॉस जा रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ इतनी सी फीस चार्ज की जा रही है 12,000 रुपये, फिर भी लॉस जा रहा है, तो क्या क्लियरली पता नहीं चल रहा कि फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से लॉस जा रहा है? क्या क्लियरली पता नहीं चल रहा कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, राइट। इनफैक्ट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल नहीं है ये चीज़। अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाते हैं, वो भी ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं। जितने कम से कम फिक्स्ड एक्सपेंसेस उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलने के चांसेस और कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलने के चांसेस, क्योंकि उन्हें पता है कि मैनेजमेंट इज़ एफिशिएंट। उसी मैनेजमेंट को एफिशिएंट कंसीडर किया जाता है जो मैनेजमेंट फिक्स एक्सपेंसेस कम से कम रखती है, राइट। हाँ जी, मार्जिनल इनकम फिगर्स फैसिलिटेट्स रिलेटिव अप्रेजल ऑफ द प्रोडक्ट। अब यह मान के चलो CS का भी हमें बच्चा पढ़ाना है, CA का भी बच्चा पढ़ाना है, CMA का भी बच्चा पढ़ाना है, कॉस्ट अकाउंटेंट का। यहाँ पर तो टीचर चार्ज कर रहा है 2,000 रुपये पर सब्जेक्ट, और फीस मिल रही है, लेट्स से नोट्स का खर्चा है 500 रुपये पर सब्जेक्ट, मतलब 2500 रुपये पर स्टूडेंट, राइट। और हमें फीस मिल रही है लेट्स से 12,000 रुपये। CA का जो टीचर है वो चार्ज कर रहा है जी 5,000 रुपये पर स्टूडेंट, नोट्स का खर्चा भी उसका 1,000 रुपये पर स्टूडेंट आ रहा है, मतलब 6,000 रुपये पर स्टूडेंट, और इससे फीस मिल रही है 15,000 रुपये। CMA का जो स्टूडेंट है उसको टीचर टीच कर रहा है 4,000 रुपये पर स्टूडेंट पर, नोट्स का खर्चा लेट से 800 रुपये पर स्टूडेंट,
मतलब 4800 रुपीज़ पर स्टूडेंट, और यहाँ फीस मिल रही है लेट्स से 13,000। तो हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि कंट्रीब्यूशन किस केस में ज़्यादा है। कहता है इस केस में कंट्रीब्यूशन कितना है 9,500, इस केस में कंट्रीब्यूशन कितना है 9,000, और इस केस में कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास 8,200। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा प्रॉफिट। फिक्स्ड एक्सपेंस तो तीनों ही केस में कांस्टेंट होंगे, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा प्रॉफिट। मान के चलते हैं जब सारे फिक्स्ड एक्सपेंस देखे तो फिक्स्ड एक्सपेंस तो क्या आ रहे थे, हमने यहाँ देखा था 9,000 पर स्टूडेंट। तो भैया CS का स्टूडेंट पढ़ाएंगे तब भी 9,000 पर स्टूडेंट ही फिक्स्ड एक्सपेंस आएगा, CA का स्टूडेंट पढ़ाएंगे तब भी 9,000 पर स्टूडेंट ही फिक्स्ड एक्सपेंस आएगा, और CMA का पढ़ाएंगे तब भी 9,000 पर स्टूडेंट ही फिक्स्ड एक्सपेंस आएगा। अब जी यहाँ पर अगर देखें तो प्रॉफिट है 500 रुपीज़ पर स्टूडेंट। यहाँ पर कोई प्रॉफिट ही नहीं, जितना बच रहा है वेरिएबल कॉस्ट के बाद उतना ही फिक्स्ड एक्सपेंस हो रहा है, और यहाँ तो इनफैक्ट लॉस हो रहा है 800 रुपये का, क्योंकि जितना फिक्स्ड एक्सपेंस हो रहा है उतना तो बच भी नहीं रहा आफ्टर वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड एक्सपेंस से भी कम है, यहाँ तो लॉस हो रहा है। तो हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं जब हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करना हो कि किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, मैन्युफैक्चर करना चाहिए, और किस प्रोडक्ट को रोक देना चाहिए, राइट। हाँ जी, जब स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हैं, कहता है जी मार्जिनल कॉस्टिंग बड़ा हेल्पफुल होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिटरमाइन करने में, इवन फ्लेक्सिबल बजट को डिटरमाइन करने पे। क्यों? क्योंकि जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ले रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, और फ्लेक्सिबल बजट्स के अंदर मेन फोकस किसके ऊपर किया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। तो फ्लेक्सिबल बजट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, कहते हैं इन सब के साथ बड़ा इफेक्टिवली मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज किया जा सकता है। उसके अलावा कहता है जब बिजनेस वीक होता है, मार्केट नीचे होती है, लो होती है, उस केस में मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। भाई फिलहाल मार्केट कम है, बच्चे आ नहीं रहे, क्या किया जाए, तो प्राइस कम कर देते हैं, थोड़ा सा फीस कम कर देते हैं। कितनी कम करें भाई, वेरिएबल कॉस्ट तो हमें कवर करनी ही करनी है, फिक्स कॉस्ट तो हमारी जेब से जा ही रही है, पर वेरिएबल कॉस्ट तो हमें कवर करनी ही करनी है। कितनी है वेरिएबल कॉस्ट, 2500 रुपये पर स्टूडेंट। तो देखो इससे ऊपर कितना चार्ज किया जा सकता है, इससे ऊपर जितना भी चार्ज करोगे उतना नुकसान कम होगा। मान के चलो आपको फिलहाल मार्केट में 12,000 रुपीज़ नहीं मिल रहे, 10,000 मिल रहे हैं, चलो 10,000 मिल रहे हैं तो 10,000 में ही बैच चलाइए, कम से कम 7,500 पर स्टूडेंट एक्स्ट्रा तो मिल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट को छोड़ के, राइट। अगर हम बंद ही कर देंगे कि नहीं 12,000 में पढ़ाएंगे, उससे कम में नहीं पढ़ाएंगे, फिलहाल बैच नहीं बन रहा तो रहने दो, अरे भैया रहने दो, 2 महीने 3 महीने वेट करोगे आप, 2 महीने 3 महीने फिक्स कॉस्ट तो जेब से देनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाओगे तो कुछ तो रिकवर होगा, राइट। तो उस टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हेल्पफुल रहता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या प्राइस लेकर काम को फिलहाल कंटिन्यू रखा जा सकता है। और ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर ही डिटरमाइन किया जा सकता है, विदाउट मार्जिनल कॉस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, तो आई होप कुछ तो आपको समझ में आया होगा व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग ऑल अबाउट। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी आपके बुक में फीचर्स दे रखे हैं या जो भी आपके बुक के अंदर एडवांटेजेस दे रखे हैं, ऑल्दो हम ये सब समझ चुके हैं, फीचर्स एडवांटेजेस भी सेम ही है जो अभी तक हम लोगों ने समझा, इनको कवर करेंगे। और उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जितने भी आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर।